मनवादी और जातवादियों द्वारा देश भर में दलितों खासकर चमारों को आगे बढ़ने से षड्यंत्र कर किस प्रकार से रोका जा रहा है। आखिर इनके षड्यंत्र से कैसे बचा जा सकता है और कैसे बहुजन व चमारों के युवा और राजनीतिक नेता एवं चमारों द्वारा नेतृत्व पार्टियां इन मनवादियों के चुंगल और षड्यंत्र को भेद कर कामयाबी पाकर के सत्ता में हिस्सेदारी पा सकते हैं। इस विषय पर मैंने पिछली वीडियो में भी चर्चा की, लेकिन यह विषय अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। इस पूरे टॉपिक पर एक वीडियो में बात करना असंभव है, इसलिए मैं इसे छोटे छोटे भागों में बांटकर आपके सामने पेश कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आपने अगर पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो इस कार्ड बटन पर क्लिक करके इससे पहले वाला वीडियो भी देख लें, जिससे यह विषय समझना आपके लिए आसान होगा। इस वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है, चाहे तो आप वहां से लिंक पर क्लिक करके भी वीडियो देख सकते हैं। हमेशा की तरह आज भी मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल न्यूज 22 अभी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों, यारों, दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कर दें। उसके बाद मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। नमस्कार, मैं ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं न्यूज 22। मनवादी और जातवादी लोग, उनके संगठन, उनके पत्रकार, उनकी मीडिया और उनके यूट्यूब चैनल बहुजन, दलित, चमारों के सामाजिक कार्यकर्ता, नेता, एक्टिविस्टों में फूट डालवाने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाती हैं और इन जातवादियों के जाल में दलित नेता और पूरा समाज आसानी से फंस जाता है। इसका जीता जागता उदाहरण उत्तर प्रदेश की राजनीति और बहन कुमारी मायावती हैं। आप सोचिए, बहुजन समाज पार्टी को एकाएक ऐसा क्या हुआ कि अचानक उसे अपने वजूद बचाने की भी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। आखिर क्यों बीएसपी से लगातार उसका जनाधार घटता जा रहा है? आखिर पिछले कुछ वर्षों में दलित समाज ने मायावती से दूरी क्यों बनाई और दलित समाज ने मायावती से दूरी बनाई हुई है या मनवादी मीडिया द्वारा यह केवल अफवाह फैलाई गई है? अगर जानना चाहते हैं तो सुनो, कहानी थोड़ी लंबी है इसलिए ध्यान से सुनना। कहानी सन 1984 और मान्यवर कांसीराम साहब से शुरू होती है। 14 अप्रैल 1984 को मान्यवर कांसीराम साहब बहुजन समाज पार्टी का गठन करते हैं। देश भर में घूम घूम करके बहुजन समाज को एक करने का बीड़ा उठाते हैं और देश भर की बहुजन समाज की तमाम जातियों को मान्यवर साहब कांसीराम के मिशन से जोड़ते हैं। 90 के दशक में आते आते देश भर के कई राज्यों में बहुजन समाज पार्टी के विधायक सांसद बने और 3 जून 1995 को मायावती पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेती हैं। पूरे विश्व में उनके चर्चा होती है और बीजेपी कांग्रेस को इसका कोई काट नहीं सूझता है। देश भर में राजनीति के बड़े बड़े चाणक्य बीएसपी के तूफान में हवा हवाई हो जाते हैं और तब असली कहानी शुरू होती है। आज देश भर में कांग्रेस पार्टी, जो लोकतंत्र की दुहाई देते नहीं थकती, संविधान को बचाने के लिए बेचैन है। इनके नेताओं की माने तो आज के दौर में दलित और आदिवासियों के लिए कांग्रेस से बड़ी कोई पार्टी है ही नहीं। लेकिन मैं इन कांग्रेसियों से पूछना चाहता हूं, सबसे पहले देश में लोकतंत्र की अर्थी किसने बनाई? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से बीएसपी के विधायक खरीद कर संविधान को वेंटिलेटर पर किसने रखा? जी हां, मैं बात कर रहा हूं 1998 के विधानसभा चुनावों की, मध्य प्रदेश की। जब कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला तब कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने संविधान के तमाम नियमों को ताक पर रखते हुए एक साथ बीएसपी के 5-5 विधायक खरीदे। और आज जब बीजेपी किसी प्रदेश में कांग्रेस के विधायकों को तोड़कर सरकार बना लेती है तो यह कांग्रेस वाले लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं इन कांग्रेसियों से, इस देश में जोड़ तोड़ करके सरकार बनाने का फॉर्मूला कौन लाया? और तो और इसके बाद देश भर में दलितों से कांग्रेस नेता कहते हैं कि आप बीएसपी को वोट देकर क्या करेंगे? इसके तो विधायक ही बिक जाते हैं। बीएसपी की सरकार नहीं बनने वाली है, आप अपना वोट खराब मत करो। लेकिन क्या हुआ जब कर्नाटक में और मध्य प्रदेश में सरेआम दर्जनों कांग्रेस के विधायक बिके? इस पर क्या कहेंगे? कांग्रेस क्या इन विधायकों को बिका हुआ नहीं मानती है? वो मानती है कि केवल सत्ता का मजा चखने के लिए एक दल से दूसरे दल में गए हैं। मैं आपको बता दूं, कांग्रेस इसका उत्तर नहीं देगी, इसका उत्तर मैं दे रहा हूं। दरअसल इनके मन की बात जाने तो यह
इनके लिए केवल आम बात है, क्योंकि यह चोर चोर मौसेरे भाई जो ठहरे। अब देश भर में कांग्रेस लोकतंत्र और संविधान को बचाने के नाम पर दलितों से वोट मांग रही है। चलो मान लिया कि दलितों को कांग्रेस को वोट दे देना चाहिए, लेकिन क्या गारंटी है कि कांग्रेस के विधायक आने वाले समय में नहीं बिकेंगे। इसलिए मैं कांग्रेस वालों से कहता हूं कि सुधर जाओ, दलितों को बेवकूफ बनाना छोड़ दो। तुम कांग्रेसी और बीजेपी वाले एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, और यह अफवाह भी आप ही फैलाते हैं कि बीएसपी और बहन मायावती बीजेपी से मिले हैं। हकीकत यह है कि तुम बीजेपी और कांग्रेस वाले कथित ऊंची जात वालों दलितों की तरक्की देखना ही पसंद नहीं करते, उन्हें बेवकूफ समझते हैं। अब मेरी इस वीडियो को शेयर करके ये कांग्रेसी कहेंगे कि यह बीएसपी के लिए काम कर रहा है, यह बीएसपी का कार्यकर्ता है, इसने बीएसपी से पैसे लिए हैं, ये बीएसपी का दलाल है। तो इन कांग्रेसियों की जानकारी को पुख्ता करने के लिए बता दूं कि ना ही मैं कोई बीएसपी का नेता हूं, और ना मैं यह वीडियो बनाने के लिए कोई पैसे लिए हैं, ना ही मैं किसी नेता के संपर्क में हूं। हाँ, एक असली दलित और चमार होने के नाते दलितों का भविष्य कहाँ है और तुम कांग्रेस बीजेपी वालों का षड्यंत्र क्या है, यह मैं अपने दलित भाइयों को समझाना मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। और हाँ, एक बात और बता दूं कि पिछले 8-9 वर्षों में बीएसपी की कोई आलोचना करने वाला पत्रकार है तो वो मैं हूं, चाहे मेरी फेसबुक देख लो या पिछले वीडियो देख लो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने महापुरुषों की खून पसीने की कमाई को पल भर में यूं ही मिट्टी में मिलने देंगे। हाँ, मैं इन जातवादी कांग्रेसियों से एक बात और पूछना चाहता हूं कि जो तुम कहते हो कि बीजेपी देश में निजीकरण लेकर आई है, मैं पूछना चाहता हूं इसकी शुरुआत किसने की, और इस बात का मुद्दा बीजेपी भी कभी नहीं उठाएगी कि कांग्रेस निजीकरण लेकर आई, क्योंकि तुम कांग्रेस और बीजेपी वाले एक ही हो। जिस दल की सत्ता होती है तुम उसी पार्टी में चले जाते हैं। अब बीजेपी कहती है कि वंशवाद को खत्म कर रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, वसुंधरा राजे सिंधिया और विजय राय सिंधिया, क्या यह वंशवाद नहीं है? तुम्हारी बीजेपी में आते ही सब दूध से धुले हो जाते हैं। दलित और आदिवासियों पर जुर्म करने में ओबीसी पीछे नहीं है। एनसीआरबी के आंकड़े देखें तो देश में सबसे ज्यादा अन्याय अत्याचार दलितों के साथ जो करता है वो ओबीसी करता है। आज चंद्रशेखर रावण को लेकर ओबीसी वालों के मन में बहुत सिंपैथी है। मैं पूछना चाहता हूं, अखिलेश यादव ने चंद्रशेखर रावण को पिछले विधानसभा चुनाव में कितनी सीट दी? कोई नहीं, क्योंकि तुम भी मनवादियों के चुंगल में फंसे हो और तुम्हें भी दलित आदिवासियों की तरक्की पसंद नहीं है। तमाम बड़े बड़े दिग्गज यूट्यूबर जो पेशे से पत्रकार हैं और न्यूज चैनल चलाते हैं, यह लगातार 4 साल बहन जी और दलितों की बात करते हैं और एन वक्त पर यानी चुनावों के वक्त पिछड़े वर्ग के लिए झुकते हैं, वह भी सिर्फ जात के आधार पर, न कि योग्यता के आधार पर। इस बात को दलित समाज को समझना हुआ कि आपके सामने नेता प्रमोट किए जा रहे हैं और वह नेता भी मन ही मन में खुश हो रहे हैं, हम बहुत बड़े नेता हैं, हमें पिछड़े वर्ग का समर्थन मिल रहा है। लेकिन तुम यह मत भूलो कि जैसे ही उनका काम हुआ वैसे ही यह तुम्हारे पिछवाड़े में लात मारकर भगा देंगे। साथियों, वीडियो काफी लंबा हो रहा है, इसलिए मैं इस वीडियो की लेंथ में सिर्फ इतना ही रखूंगा और आप सभी से एक निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों और रिश्तेदारों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो जल्दी आएगा, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।